हे एवरीवन, नमस्ते। तो आज से ना हम बिजनेस फाइनेंस से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्विकली एक रिवीजन करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट हो। मोस्टली आपको बीबीए या बीकॉम में मिल ही जाता है। तो हम लोग अभी एग्ज़ाम्स क्योंकि आने वाले हैं तो उसके पहले वील ट्राई कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, फाइनेंस को मैनेज करना। फाइनेंस का मतलब क्या? अभी अगर मैं एज अ लेमैन बोलूँ या रफली बोलूँ तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मनी। कि हमें देखो, जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए कि आप ना खुद को किसी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर अज्यूम कर लीजिए कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हैं। ठीक, अभी हमें पता नहीं है कि एज अ फाइनेंशियल मैनेजर हमारे क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फंक्शंस हैं, वो सब हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, बेसिकली किसी भी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करना। अब देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द मनी और फाइनेंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव द बिजनेस गोल्स। किसी कंपनी में पैसा, जो भी पैसा है या पैसा आ रहा है, कहाँ जाएगा, उसको प्रॉपरली प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना प्रॉपरली, जो भी कंपनी में फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सो दैट आपका जो एंड गोल है बिजनेस का, उसको आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। ठीक, अभी भी मैं मान के चल रही हूँ कि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ना हमेशा आप लोग किसी भी बुक से पढ़ोगे, आपको दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स दिखेंगे। बाकी सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो पॉइंट्स एक्सपैंड करने के लिए होते हैं। दो मेन ऑब्जेक्टिव्स दिखते हैं बस। पहला है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हम चलो बचपन से पढ़ते, बचपन से मतलब 11th क्लास से कॉमर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी बिजनेस का, आप कोई भी बिजनेस करते हो, किस पर्पज़ के करते हो? कि आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप किसी कंपनी के प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सको। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो किसकी वेल्थ की बात हो रही है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ की बात हो रही है। मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? हम देखो, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं। अब किसी एक्स पर्सन ने मेरी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, तो बदले में भी तो उसको कुछ चाहिए। तो इन रिटर्न कंसिडरेशन में हम उसको क्या देते हैं? डिविडेंड्स। तो हम जितना ज़्यादा डिविडेंड पे करेंगे, उतना ज़्यादा शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ होगी। और हम ज़्यादा डिविडेंड कब पे कर पाएंगे? जब मेरी कंपनी में अर्निंग ज़्यादा होगी या प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, इवेंचुअली दोनों मेन मकसद आपका वही है कि प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। तो जाहिर सी बात है, आप शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड ज़्यादा दे पाओगे। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा दोगे तो नॉर्मली उनकी भी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो ऑब्जेक्टिव्स याद होने चाहिए। दो ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं हमें, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी मेन टॉपिक, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। और इस पे ना पूरा सब्जेक्ट डिपेंड करता है। पूरे सब्जेक्ट में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो बस फंक्शन से ही डिपेंडेंट रहती है। तो फाइनेंशियल, अभी मैंने बोला ना कि आप किसी कंपनी के खुद को फाइनेंशियल मैनेजर अज्यूम कर लो। अब सोचो कि छोटी सी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कैसी भी कंपनी है, आपका एज अ फाइनेंशियल मैनेजर क्या रोल होगा? हमें इतना बुकिश लैंग्वेज में पता है कि हमें फाइनेंस मैनेज करना है, मनी मैनेज करना है, प्लान करना है, कंट्रोल करना है, बट इन एक्चुअल करना क्या है? देखो, सबसे पहले हमें ये देखना होता है ना कि बिज़नेस में हमें कहीं इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे मान लो मुझे कहीं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आपका एक सवाल तो हो सकता है कि चलो 50 लाख कहाँ इन्वेस्ट करें? देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस ना। हो सकता है कि आपके पास एक प्रपोजल ए है, एक प्रपोजल बी है, एक प्रपोजल सी है। बहुत वेरियस ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हो। ठीक, तो ये तो बाद की बात हो गई। इसके पहले मेरे पास पैसे होने तो चाहिए। पैसे होंगे तब तो इन्वेस्ट करूँगी ना कहीं पे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस में हमें मेन 3 फंक्शंस होते हैं। पहला, हमें ये पढ़ना होता है पैसा ले कहाँ से आना है। ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा।
दूसरा, पैसा आ गया, चलो कहीं से आ गया, कैसे आ गया अब देखते हैं। पहला हमें पढ़ना होता है कि पैसा आएगा कहाँ से। इसके बाद पैसा आ गया, 50 लाख रुपए आ गए कहाँ से, कहीं से तो आ ही गए। सेकंड क्या पढ़ना होता है कि अब पैसे आने के बाद आप पैसे इन्वेस्ट कहाँ करोगे। ऐसा तो है नहीं कि हम पैसे आ गए अब लेके बैठ गए या फिर हमने घर पे खर्च कर दिया, है ना, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। अब हमने सेकंड पॉइंट पे पैसे इन्वेस्ट भी कर दिए, फिर क्या होता है, हम मान रहे हैं कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होने के बाद अभी मैंने ऊपर बताया कि हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होता है। अब ये बताइए आप लोग कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है। इतनी बात हमें पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का ऐसा कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता डिविडेंड का, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है, या जैसे डिबेंचर होल्डर्स का होता है, या बैंक पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बॉन्ड्स पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का ऐसा कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। तो हमारे पास ना ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो हम ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, कम प्रॉफिट होता है तो हम कम डिविडेंड देंगे। मान लो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमने डिविडेंड नहीं दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बात थी, पहले पॉइंट पे हम पता किए कि पैसे ले कैसे आने, 50 लाख रुपए हमें अगर चाहिए तो 50 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। सेकंड पॉइंट पे हमने बात की कि इन पैसे को खर्च कहाँ करना है। तीसरे पॉइंट पे हम क्या बात करते हैं, अब हमने पैसे खर्च भी कर दिए, वहाँ से प्रॉफिट भी आ गया, अब उस प्रॉफिट को हमें एज अ डिविडेंड देना है या नहीं देना, देना है तो फिर कितना देना है, कितना अपने पास रिटेन कर लेना है, ठीक है। बस इन्हीं 3 क्वेश्चंस के हमें आंसर निकालने में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेना है। अब इसको हम बात के मतलब एक्चुअल वर्ड टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो इस 3 डिसीजन को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। मैं आपको पहले यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले होता है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन बेटा क्या होता है कि हमारे पैसे आएंगे कहाँ से, ठीक है, पैसे आएंगे कहाँ से। तो अब खुद सोचो, हमें 50 लाख रुपए चाहिए थे, हमें कौन कौन से ऑप्शंस पता हैं। या तो हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, जो सबसे सिंपल चीज़ हमें पता है। बैंक से लोन नहीं लिया, कहीं और बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऐसा कुछ हमने इशू किया, ठीक है, ये भी नहीं। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। अभी हम इन सब पे एक्सपैंडेड डिस्कशन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। इन सब के ना इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ बस। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें क्या देखना होता है, या तो हमने डेट उठा लिया, ये एक तरह का डेट है ना, किसी भी तरह का डेट है, और या तो हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर लिए, ठीक है। या तो हमने डेट लिया, या तो हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए, या तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, या तो एक और चीज़ होती है आपके पास रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है कि अपनी कंपनी का ही पैसा पिछली बार का बचा हुआ था रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो कि हमने एज अ डिविडेंड नहीं दिया और रिटेन कर लिया, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो वो हमने दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। बट रिटेन्ड अर्निंग्स का एक लिमिटेड अमाउंट ही होगा, तो आपको पैसे या तो डेट से या तो इक्विटी से लेने ही पड़ेंगे, ठीक। तो हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं पैसे लेने के। लेकिन हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें बैंक से लोन लेना है, या इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम एक पूरा फुल फ्लेजेड चैप्टर पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या, कैपिटल रेज करने में कॉस्ट कितनी लग रही है। अगर हम एक पेन खरीद के ले आते हैं और हमने शॉपकीपर को 10 रुपये दिए, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ ₹10, ठीक। ऐसे ही अगर आपने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन ले लिया है, तो आप जब बैंक को रिटर्न करेंगे तो आप 50 लाख रुपए नहीं लौटाएंगे। लेट्स से आपने रिटर्न किए 51 लाख, 50 लाख रुपए खरीदने के लिए आपको 51 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए आपकी क्या पड़ी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज करने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ गए हमें। तो हम देखेंगे कि डेट रेज करने में कितना पैसा आ रहा है, या इक्विटी से पैसे, मतलब इक्विटी में कितना पैसे खर्च हो रहे हैं, या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पे कितना पैसे खर्च हो रहे हैं। ये सारी डिस्कशन हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में। फिलहाल हमें क्या पता होना चाहिए कि पहला डिसीजन किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को क्या लेना होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसे कहाँ से ले आने हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, फाइनेंसिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट मनी। सिंपल, आप आई एम सॉरी ये गलत लिख दिया है मैंने,
मैं इसको अभी करेक्ट कर दे रही हूँ। इसमें हम ये नहीं पढ़ते कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पैसे आएंगे कहाँ से। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट, फ्रॉम वेयर टू रिसीव मनी, कि आपका पैसा आ कहाँ रहा है, पैसा आएगा तब खर्च करने की बात करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम सोचेंगे कि अच्छा अब तो पैसा आ गया, अब कहाँ खर्च करना है। ठीक, तो देखो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल बजटिंग और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन दोनों का क्या मतलब है, देखो कुछ पैसा तो हमें डे टू डे खर्चे के लिए चाहिए होता है। नॉट डे टू डे खर्चा मतलब ये 10-20 रुपए वाला नहीं, बट जैसे रॉ मटेरियल्स लाने के लिए आपको पैसा चाहिए, या वर्कर्स को या लेबर्स को सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, और कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो डे टू डे वाले खर्चे हैं, रेंट पे करना है फैक्ट्री का, इन सब टाइप के लिए आपको कुछ पैसे उसके लिए भी होल्ड करने होते हैं। उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की डे टू डे वर्किंग के लिए आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये फिर भी सस्ता पैसा होता है, छोटा पैसा होता है, बड़ा पैसा नहीं होता। कैपिटल बजटिंग मेन टॉपिक होता है आपका। कैपिटल बजटिंग मतलब बड़ा अमाउंट, कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा कि क्या हम एक नई फैक्ट्री खोल दें, या तो हम इसी फैक्ट्री को और एक्सपैंड करें, या तो हम एक नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये आपका कैपिटल बजटिंग का डिसीजन होता है कि आपको, आपके पास ना पैसे खर्च करने के बहुत, जैसे सपोज़ आपको एक कार खरीदनी है, आपका 10 लाख का बजट है कार खरीदने के लिए। आपको 10 लाख में बहुत सारी गाड़ियाँ मिल सकती हैं। फिर आप सारे प्रपोजल्स देखोगे ना कि अच्छा इस गाड़ी का माइलेज सही ज़्यादा है, या फिर इस गाड़ी का मॉडल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो भी आपकी जो भी प्रेफरेंसेस हो, आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से फिर तो अपना प्रपोजल देखोगे ना कि अच्छा इन 10 में ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट लग रही है, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर दोगे। सेम यही काम कैपिटल बजटिंग में हम करते हैं। हमें जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं, हम उसमें देखते हैं कि यार हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को या प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें इसके लिए अगेन 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक पूरा कैपिटल बजटिंग नाम से ही है, और दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक, लास्ट आ जाइए डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं, हाउ मच प्रॉफिट टू गिव टू शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच टू कीप इन बिजनेस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने पढ़ा कि पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पढ़ा कि पैसे खर्च कहाँ करेंगे। अब मैंने खर्च भी कर दिया, वहाँ से रिटर्न भी आ गया। अब क्या मुझे उस रिटर्न में डिविडेंड्स देने हैं या नहीं देने हैं शेयर होल्डर्स को, अगर देने हैं तो कितने देने हैं, ये हम पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजंस में। तो इसके लिए ना बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरीज दी हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो तो हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं, प्रॉफिट कम हो तो हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं, उसकी बात भी हम अलग चैप्टर में करेंगे। So this was all about the introduction of the whole subject. अब धीरे धीरे एक एक करके मैं I'll just upload 1 वीडियो एवरी डे, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियोस पढ़ जाएं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में या टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर पसंद आया देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।